चलिए आज हम आपको बताएंगे रसायन शास्त्र बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के रसायन शास्त्र का वन शॉट क्वेश्चन, मतलब 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न, जिसमें सबसे जो भी क्वेश्चन बताएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछने की संभावना रहेगा, है ना। पहला क्वेश्चन है जल की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में होना चाहिए, है ना। जल की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, नहीं अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में की लिखा है अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ठीक, तो याद रखिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल जब अभिक्रिया करती है ने तो धनात्मक हाइड्रोजन आयन नहीं अभिक्रिया हो पाता है। कहने का मतलब हो गया कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन, हाँ वही हाइड्रोजन पर प्लस दे दीजिएगा धन हो जाएगा, माइनस दीजिएगा तो ऋण हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन जो है व्यवहार नहीं करता, और जब व्यवहार नहीं करता है तो इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं हो पाता। समझ गए? एक चीज समझिएगा, एक ही चीज में याद रखिएगा कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो है हाइड्रोजन आयन H प्लस व्यवहार नहीं करता है। क्या करता? व्यवहार नहीं करता, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। समझ गए? क्या करता है? धन आयन हाइड्रोजन व्यवहार नहीं करता। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है? कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा? कम मात्रा में प्रवाहित होगा तो जल जो है दुधिया कर देता है। जल की होता है दुधिया कर देता है। ज्यादा मात्रा में जल दुधिया को गायब कर देता है। क्या लिखिएगा? कम मात्रा में CO2 चूना पत्थर में कम मात्रा में जब देंगे तो क्या करेगा? जल को दुधिया कर देता है। ज्यादा मात्रा में देंगे तो हाँ दुधिया को गायब कर देता है, रंगहीन हो जाता है ना। जैसे इसका समीकरण लिखिएगा, कम मात्रा में प्रवाहित करने पर क्या होता है? दुधिया कर देता है ना। देखिए क्या किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? जल, CO2 और चूना पत्थर में है। चूना पत्थर का सूत्र CaOH के और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है पता है? हाइड्रोजन गैस बन जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। तो जब प्रवाहित करेंगे चूना पत्थर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट और जल H2O की है, जल प्राप्त होगा। वो कैसा होगा? दुधिया होगा। क्या होगा? दुधिया होगा। और जब ज्यादा मात्रा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। कौन चीज? CaCO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो हो जाएगा CaOH के और 2 Ca हाइड्रोक्साइड H कैल्शियम कार्बोनेट। कम मात्रा में और 2 में ज्यादा मात्रा में। किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 और कार्बन डाइऑक्साइड जल H2O तो क्या हो जाता है?
जी बोले थे कि जब ज्यादा मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो दुधिया गायब हो जाता है ना, रंगहीन हो जाता है, अर्थात रंगहीन हो जाता है। सीए हो गया ना, की बचा है, सीए हो गया, बच गया एच के, वो एच बचा है, सी O3 बचा, O3 के कैल्शियम के संयुक्त दूध CaHCO3 के ऑर्डर, इससे जल की हो गया, गायब हो गया है ना। तो कौन सी हो गया, रंगहीन हो गया, की हो गया, दुधिया हो गया। कम मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो दुधिया हो जाएगा, और ज्यादा मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो दुधिया रंग गायब हो जाता है। जब दुधिया गायब हो जाता है तो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक की प्रयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होता है, भेगा रोग होता है। क्या होता है, भेगा रोग होता है। क्या होता है, भेगा रोग। मतलब यहाँ पर क्या होता है, फूल जाता है। यहाँ कितना आदमी के फुला हो रहेगा, इसका मतलब हुआ कि उसमें आयोडीन की कमी है। क्या है, आयोडीन की कमी है, इसलिए डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन की कटाई का वन जीव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारा 10 घर है, 10 घर में आदमी रह रहा है। क्वेश्चन समझ लिए, क्वेश्चन से ही उत्तर दे दीजिएगा। वन की कटाई, अब वन में क्या रहता है, जीव जानवर रहता है, और उसको काटेंगे तो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा। छोटा होगा कि नहीं, अब छोटा हो जाएगा। अब जहां पर हम 10 हमारा 10 भाई या 5 भाई, अब 5 भाई में हम 25 सदस्य हैं। 25 सदस्य के लिए ये पूरा प्लॉट में हमारा घर बना हुआ है। अब 4 घर हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो पहले ही पूरा घर में हम एडजस्ट होते थे, अब 4 घर मिटा देंगे तो रहने के लिए क्या होगा, हमको दिक्कत होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार वन की कटाई का वन जीव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब जंगल कटेगा तो जंगल छोटा हो जाएगा, जैसे ही छोटा होगा तो वहां पर रहने वाला जीव जंतु विलुप्त होगा। विलुप्त माने कि खत्म होगा, गायब होगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं। रहने के लिए उसका घर नहीं रहेगा तो मरबे नहीं करेगा, विलुप्त होगा। इसलिए और इसका रक्षा के लिए सरकार द्वारा कानून पास किया गया है ना कि वन अंधाधुंध नहीं काटना। तो इसलिए वन की कटाई से वन जीवों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, अर्थात वन जीव विलुप्त होने के कगार पर आ जाते हैं। और बहुत सा जीव जंतु विलुप्त इसके वजह से विलुप्त हो चुका है, इसके वजह से विलुप्त हो चुका है। अब तो सरकार द्वारा चल ठीक है, क्या बोले, वन कटाई से वन एकदम सीधा क्वेश्चन लिखिएगा उत्तर। वन की कटाई से वन जीव पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वन कटाई से बहुत सा वन जीव विलुप्त हो रहे हैं। और अंधाधुंध वन कटाई से बहुत सा जीव जंतु वन में रहने वाले जीव विलुप्त हो चुके हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा कानून पेश किया गया है। और हम लोग का मतलब मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वन का अंधाधुंध कटाई ना करें, जितना हमको जरूरत है आवश्यकता के अनुसार वन कटाई करें। अगला क्वेश्चन क्या है, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है? जहां भी नाइट्रोजन से प्रवाहित करेंगे तो उस खाद्य पदार्थ जो है खाने वाला सामान का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और जैसी ऑक्सीकरण नहीं हुआ तो गंध वो नहीं देगा, और जैसी गंध नहीं देगा तो हम किसी भी टाइम उसको खा सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग नाइट्रोजन में प्रवाहित करते हैं। क्योंकि जब प्रवाहित करते हैं इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से बचाता है, ऑक्सीकृत होने से बचाता है। ऑक्सीकृत जब नहीं होता है तो खाद्य पदार्थ से गंध जो है वो नहीं देता है, तो
तो हम उसको किसी भी समय किसी भी टाइम खा सकते हैं। समझ रहा है? अर्थात क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रिज, क्या चीज फ्रिज रख देता है ना, भोरे रख दिया, कल खाया परसों खाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है मेरी बात? तो खाद्य पदार्थ वसायुक्त खाद्य पदार्थ को रखने से क्या होता है, वो ऑक्सीकृत नहीं होता है, वो हवा से अभिक्रिया नहीं करता। जैसे हवा से अभिक्रिया नहीं करेगा तो उसमें कीटाणु विषाणु जो है नहीं लगेगा। अब विषाणु लगता है तब ना उसको फदा देता है, तो हमको खाए के मन नहीं करता, उससे बदबू आने लगता है। तो उसको वो क्या करता है, नाइट्रोजन रोकता है। क्या करता है? रोकता है। तो वो बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। तो हम किसी भी उसको खा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? वन के मतलब जंगल और संरक्षण में उसका रक्षा करना। तो हम क्या कदम उठा सकते हैं? वन में लगे आग पर नियंत्रण, अंधाधुंध वन कटाई पर रोक, ये अंधाधुंध वन कटाई पर रोक। और क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण। क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण। समझ रहे हैं? समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या है? इक्वारिजियो जानते हैं क्या है? गांव में देखोगे बहुत सा आएगा कि हम सोना चांदी साफ कर रहे हैं, जिसको सफाई करना है, जिसको नया बनाना है, आइए हम तुरंत सफा कर देते हैं। इसमें कितना आदमी दे देता है और सफा करने की जगह पर होते सोने में साफ हो जाता है। होता है ना, उसका सोना की होता है, साफ हो जाता है। इक्वारिजिया एक ऐसा चीज है ना, उससे मतलब साफ करता है, आभूषण साफ करता है, कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में दे दोगे तुरंत उसको झाड़ के वो झड़ जाएगा। देखोगे वो जब रहेगा तो ढेर सा कटोरा रहेगा, इसमें उठा के इसमें उठा के इसमें उठा, अपने धीरे धीरे चमकने। क्योंकि अब जैसे इस पर परत जमा हुआ है, अब परत जमा हुआ है, इसको धीरे धीरे करेगा तो पहला परत टूटा, दूसरा परत, तीसरा परत, वो जब छटले गया तो इसका वजन की होगा, कमेगा कि नहीं कमेगा? कमेगा नहीं। तो सोना चांदी सबसे ज्यादा इक्वारिजिया में सोना, क्योंकि सोना जो एक ऐसा पदार्थ है जो किसी से भी क्रिया नहीं करता है, वो जल्दी काला नहीं होता है। देखो बहुत दिन तक हमारे घर में बहन माँ पहने हुए रहती है, मगर वैसी लाइट रहता है ना। क्यों? क्योंकि वो किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है ना। और सबसे जल्दी अभिक्रिया क्या करता है? सोडियम और पोटेशियम सबसे जल्दी। और सबसे लेट अभिक्रिया नहीं करता है सोना और प्लेटिनम। क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, याद रखिए। तो क्या करता है इक्वारिजिया में जो है वो सोना जो है जल्दी गल जाता है। क्या होता है? जल्दी गल जाता है। सुनो, 3.1% शांत हाइड्रोनिक अम्ल और शांत नाइट्रोजन अम्ल में मिला होता है। तीन अनुपात एक बोले, 3:1 समझी? 3:1 में शांत क्या बोले? शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्या बोले? शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, और शांत नाइट्रिक अम्ल मिला होता है। कितना 3 होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 होना चाहिए नाइट्रिक अम्ल। 3:1 में शांत क्या लिखा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। इसी मिश्रण को क्या कहेंगे? इसी मिश्रण को इक्वारिजिया। सोना की सफाई के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। 30 शब्द में होगा। क्या बोले? 3:1 में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल मिला होता है। इसी मिश्रण को इक्वारिजिया कहते हैं। इससे सोना की सफाई की जाती है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके
सामने आपके अनुसार उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस को अलग समूह में क्यों रखा जाएगा? अक्रिय गैस को पता है? हीना, हाँ, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता। हीना अगर 0 रन 6 गो है। हीना, ही से हीलियम, हीना से नियोन, हीना अगर से आर्गन, हीना अगर कर से क्रिप्टोन, हीना अगर कर 0 जी से जेनोन, 0 रन से रेडोन, 6 गो है ना। तो अक्रिय गैस जो उत्कृष्ट गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए उसको अलग समूह में रखा गया, अर्थात 18वां समूह में रखा गया है। कहाँ? 18वां समूह में। क्लियर? आपके अनुसार उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस को अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि उत्कृष्ट या अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको अलग रखा गया है। शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात 18वां समूह में रखा गया। फिर से समझिए, अक्रिय गैस का बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 0। क्या होता है? 0, शून्य होता है। क्योंकि उत्कृष्ट या अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 0। इस शून्य होता है, इसे 18वां समूह में रखा गया, कोमा में सबसे लास्ट 18वां समूह में रखा गया है। इसलिए ये हमारे अनुसार इसको सबसे अलग रखा गया है। फिर से इसको बोलिए, क्या बोलिएगा? हमारे अनुसार उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस को अलग समूह में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी बाह्य कक्षा में होता है, शून्य इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात संयोजकता शून्य होती है, इसकी संयोजकता शून्य होती है, इसे 18वां समूह में रखा गया। कोई दिक्कत? विकृत गंधिता क्या है? अभी बताए थे आपको कि खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है तो गंध नहीं देता, अभिकरण में गंध देता है। गंध क्या है? तो खाद्य पदार्थ को खुले वायुमंडल में रखने से ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर उससे गंध निकलती है, जिसको हम लोग विकृत गंधीय कहते हैं। नाइट्रोजन में रख देंगे तो नहीं निकलेगा, खुला वायुमंडल में रखेंगे तो निकलेगा। क्या होगा? निकलेगा। समझ रहे हमारी बात को? अगला क्वेश्चन है बहुलीकरण क्या है? बहु माने की होता है? बहु माने बहुत होगा कि नहीं? बहुत माने वैसा कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु का निर्माण करता है, उसको की कहेंगे? बहु माने बड़ा, तो छोटा मिलकर बड़ा बनाया तो बहुलीकरण हो गया। साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन किसका बना होता है? साबुन का निर्माण किससे होता है? अम्ल, वसा और क्षार, तीनों से होता है। कौन सी? साबुन किससे होता है? अम्ल, वसा और अपमार्जक सरफ को कहते हैं। अपमार्जक सरफ का निर्माण अल्कोहल और अम्ल से होता है। यह कठोर जल में अभिक्रिया नहीं करता, धीरे धीरे साफ करता है, ये जो है जल को प्रदूषित नहीं करता, जल को प्रदूषित करता है। और साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है और अपमार्जन का जलीय विलयन अम्लीय होता है। समझ गए? क्यों जी बोले साबुन किसका बना होता है? वसा, अम्ल और क्षार, और अपमार्जक अल्कोहल और अम्ल से, ओ से अम्ल, ओ से अपमार्जक और अल्कोहल कर दीजिएगा, ये तीनों से, वसा, अम्ल और क्षार, तीनों से। यह धीरे धीरे साफ करता है। इसका जलीय विलयन क्षार, इसका जलीय विलयन या जल को प्रदूषित नहीं करता, ये जल को प्रदूषित करता है। कोई दिक्कत? मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। मेंडलीव जो है ना, इसमें अब ये अधूरा है, इसमें गलती ज्यादा है, या इसमें रिक्त नहीं है और गलती कम है। एक अंतर बता दिए ना, समझ रहा है ना? की बोले?
मेंडलिक अवध सारणी में मेंडलिक अवध सारणी अधूरा है, गलतियां ज्यादा है। आधुनिक अवध सारणी में रिक्त स्थान नहीं है, गलतियां कम है ना। मेंडलिक की अवध सारणी ए और बी जो है एक ही में है, इसमें ए और बी अलग समूह में रखा गया है। इसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, इसमें हाइड्रोजन का स्थान या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है या परमाणु संख्या पर आधारित, या परमाणु संख्या हो गया। कि बोले मेंडलिक की अवध सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, आधुनिक अवध सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। अब काहे इसे द्रव्यमान रहेगा तो केकरो द्रव्यमान होगा 1.34 केकरो होगा 1.12, तो अलग अलग हो रहे कि नहीं, इसलिए सबके अलग अलग हो रहे, इसलिए एकदम ज्यादा गलती है। एकदम परमाणु संख्या एक में तो एक गो है, दो में तो केकरो द्रव्यमान देखिए, केकरो द्रव्यमान 35 होता है, ये केकरो नहीं, दो का द्रव्यमान 35 होगा, दो का द्रव्यमान 35 हो या दो के द्रव्यमान 17 हो, किसी भी दो को तत्व का द्रव्यमान एक के होगा। तो सोची हमरो नाम सुधीर, बगल वाला भी नाम सुधीर, कंफ्यूज होगा आदमी की नहीं, तो वो गलती करेगा आदमी ज्यादा की नहीं। अब हम बात सुधीर सुधीर कहले के हो सके पत्नी के आवे नहीं चिन्हो तो तोरा चिन्हो ये तो पति देव के चिन्हो यो, तो हम नहीं चिन्हो ये तो झूठे। अब बात करेगा ओकर मतलब मेरा पत्नी उसको भाभी लगे, अब इससे थी करे, अब उसका बगल वाला में भाभी है, हमारे घर में वो आ गया भाभी वाले करे, तो चप्पल जूता मार खेलने करेगा। गलती कर रहा है कि नहीं, वहां कर रहा है कि नहीं, जान में मेहमान बन के कैसे कहा था, जान में पहचान बन गया मेहमान। तो उसी प्रकार मेंडलिक द्रव्यमान पर है, द्रव्यमान है जो है एक तत्व के, एक द्रव्यमान दो तत्व के हो सकता है, जैसे जिसकी परमाणु संख्या समान समभारी समस्थनी और जिसकी परमाणु द्रव्यमान समान समभारी। तो इसलिए एक जैसे जिसका द्रव्यमान 35 होगा वो दो तत्व का भी हो सकता है, मगर 35 संख्या में जिसका 35 होगा वो 35 में एक होगा, समझ रहे हैं, 10 में एक होगा, 15 में एक तत्व होगा। इसलिए इसमें गलती ज्यादा है, इसमें गलती कम है, इसमें अधूरा है, ये अधूरा नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है। ये परमाणु द्रव्यमान पर है, परमाणु संख्या में ए और बी समूह इसमें एक ही में समान है, सॉरी एक ही में समान है, इसमें समान नहीं है। और क्या बोल सकता है, इसमें हाइड्रोजन का स्थान नहीं है, कि कहां पर रखा है, इसमें है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक का गलनांक कुछ क्यों होता है। आयनिक यौगिक गलनांक कुछ होने का क्या मतलब हुआ कि वो बहुत कड़ा होगा, उसमें अधिक हमको ऊर्जा लगेगा कि नहीं, समझ रहे हैं। आयनिक गलनांक के मतलब गलनांक के मतलब गलना। अब उच्च गलनांक कुछ, टंगस्टन का गलनांक कुछ क्यों है, क्योंकि उसका गलनांक कितना था 3380 ज्यादा है, 3380 ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा तो जल्दी गलता नहीं है। तो उसी प्रकार आयनिक यौगिक का गलनांक इसलिए अधिक है, उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, इसमें इसको गलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको गलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात समझ गए। कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है, कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है, इसलिए कैसे है हाँ सार्वभौमिक, हाँ ये इसको समझाना था। सर्व माने सर्वाहारी, सब हरा, सर्वाहारी किसको कहता है, जो मानव मछली सब कुछ कीड़ा मकोड़ा सब खाता है कि नहीं, कीड़ा मकोड़ा के करता है। अगर बता दे रहे तुमको, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अगर चीन कीड़ा मकोड़ा नहीं खाता तो तुमको भात चावल रोटी नहीं मिलता खाने के लिए, याद रखो। चीन जो है ना कीड़ा मकोड़ा खाने के वजह से पूरा दुनिया दाल भात खा रहा है, याद रखना, क्योंकि पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, चीन में, सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है। और वहां जो है अगर वहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है और वहां के लोग 75% फास्ट फूड कीड़ा मकोड़ा खाता है, तो चावल तो बच रहा है ने, तबे दुनिया को चावल मिल रहा है 2 टाइम,
एक टाइम रोटी 2 टाइम मिल रहा है, अगर वो खाता तो पूरा दुनिया को सच बात बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा वहां जो है ना कीड़ा मकोड़ा खाता है लोग। हम बताए थे भी ये कि कुत्ता उत्ता को मार कर टांग देता है, उसमें पूरा पिल्लू भर जाएगा, नीचे चूल्हा जोड़ देता है, धा लगता है, टप टप तेल में गिरता है, छानता उसमें मिला गया, क्या टेस्ट लगता है। चीन कीड़ा मकोड़ा खा रहा है तभी हमको चावल मिल रहा है खाने के लिए। याद रखना एक चीज, ये कड़वा सच है, सच बात है, सही बोले तुमको नहीं मिलेगा, बहुत नहीं सुना होगा तुम कहीं, सही में हम अनुमान लगाए इस चीज का। हम ग्रुप में हमारा दोस्त एक दूगो बोला था हमकी सच बात है ये, चीन कीड़ा मकोड़ा खा रहा तभी चावल मिल रहा, कीड़ा मकोड़ा नहीं खाता, अगर चावल खाता ना चावल सबको नहीं मिल पाता, परवे में खाते हम लोग भात। याद रखें, समझ रहा है। तो की बोले हम सर्व माने सभी। तो सुनो इधर, कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है क्योंकि यह ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। इसकी बाय कक्षम 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ई 8 पुरावेग भी नजदीक में है और 2 आवेग के भी नजदीक में है, इसलिए बीचा बीची में है। समझो ये बीच में भी, माइनस देने भी जाएगा तो उतने जाएगा और प्लस देने भी जाएगा तो उतने जाएगा। तो कार्बन जो है क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है ना, दोनों है। और ये इसको जलने कोई भी वस्तु जल रहा है, कोई भी चीज जल रहा है, सब में कार्बन है। पेट्रोल जला दो उसमें कार्बन है, प्लास्टिक जला उसमें कार्बन है, लकड़ी जला उसमें कार्बन है, जो भी जल रहा है सब में कार्बन है। तो सब जगह कार्बन है, इसलिए सार्वभौमिक। सार्वभौमिक माने सब जगह, सब जगह। की लिखोगे, कार्बन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। आप किसी भी वस्तु को जलने, कोई भी वस्तु कोई पदार्थ जलता है सब में कार्बन रहती है, सब में कार्बन मौजूद है। जैसे पेट्रोल, लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, सब में क्या है, कार्बन। इसलिए कार्बन को सार्वभौमिक, सर्व माने सभी, तो सब जगह, सब जगह मतलब पहला कार्बन संश्लेषित पदार्थ यौगिक की था, बताओ तो। ऑब्जेक्टिव में पूछता, रसायन शास्त्र में पूछेगा, सब बिना कार्बन के पहला यौगिक कोई पदार्थ, कोई वस्तु, यूरिया। यूरिया पहले बोला था ना कि दुनिया में जितना चाहिए सब में कार्बन है, तो इसको नियम को खत्म किया। सबसे पहला प्रयोगशाला में बनाया गया बिना कार्बन के कौन चीज, यूरिया। बिना कार्बन का यूरिया है ना। तो कुछ है जो जिसमें कार्बन नहीं है, तो अधिकांश में है। अब 100 आदमी में 95 आदमी मांस मछली सब खा ले, 5 को नहीं खा ले, तो 5 को पता चलता है, तो कहते साहब अब बाराती जाता है जहां रहेगा कि खस्सी है, तो देखो उधर पूरा लाइन लगा हुआ, और जहां पर कहेगा खीर है उधर देखोगे टपका टोइया जाएगा, 2-4 हो जाएगा, तो सब कहेगा कि सब बाराती करे जा रहे हैं मसा देने खाए ले, मांस मछली देने खाए, कहेगा कि खीरिया देने। तो सर्व माने सभी, कार्बन धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, या सभी पदार्थ, या जो पदार्थ जलता है सब में कार्बन रहता है। कोई दिक्कत? और क्वेश्चन क्या है, डोबरेन का त्रिक नियम। त्रिक माने की होगा, त्रिक माने भी नहीं जानो है, त्रिक माने है ना। तो सुनो इधर, डोबरेन का त्रिक नियम, डोबरेन के त्रिक नियम में कौन सी है, 3 तत्व। को तत्व है 3 तत्व, पहला और अंतिम। कि बोले पहला और अंतिम का परमाणु द्रव्यमान जो है ये बिचला के बराबर हो गया, उसी को की कहेंगे, डोबरेन का त्रिक नियम। कि बोले डोबरेन के त्रिक नियम में 3 तत्व है। को तत्व है 3, पहला और अंतिम का परमाणु द्रव्यमान जो हो गया वो बीच वाला परमाणु द्रव्यमान के बराबर है, उसको की कहेंगे, डोबरेन का त्रिक नियम। अब न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स में है अष्टक माने 8। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है ने संगीत के स्वर पर आधारित है। कौन सी है, संगीत के स्वर पर आधारित है। हर एक 8वां तत्व, अष्टक माने 8, हर एक न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में हर एक 8वां तत्व संगीत के स्वर पर है। हर एक 8वां तत्व की है संगीत के स्वर पर है।
की बोलोगे? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम संगीत के स्वर पर आधारित है। हर एक आठवां तत्व जो है संगीत के स्वर पर है, इसलिए इसको की कहेंगे? देखो जल्दी से पढ़ लेते हैं। 1866 ईस्वी में अंग्रेजी रसायन शास्त्री जॉन न्यूलैंड्स ने संगीत के स्वर पर आधारित नियम दिया, संगीत के स्वर पर आधारित नियम दिया, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं, जो इस प्रकार है। जब तत्व को बढ़ते क्रम परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा जाता है, तो हर एक आठवां तत्व संगीत के स्वर पर आती है, जिसको हम लोग न्यूलैंड्स के अष्टक नियम कहते हैं। की बोले हम कुछ नहीं, याद रखना है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम संगीत के स्वर पर आधारित है, संगीत के स्वर पर आधारित है, इसलिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम को, इसलिए वह नियम को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। प्रत्येक, क्योंकि बोले बीच में, क्योंकि प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान हर एक आठवां तत्व का द्रव्यमान जो है क्या है? संगीत के स्वर पर आधारित है, इसलिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। त्रिक नियम की है, त्रिक बने तीन, पहला और अंतिम का परमाणु द्रव्यमान निचला के बराबर, उसको की कहेंगे? इसको यदि साफ समझाते हैं, आयनिक यौगिक का गलनांक। गलनांक का मतलब की बोले थे हम? गलनांक क्या मतलब? गलना, तो गलता जल्दी गलेगा इसे, इसका मतलब क्या होगा? वो आयनिक यौगिक के कणों के बीच कूलॉम्स आकर्षण बल लगता है, याद रखें, खाली कूलॉम्स याद रखें। की बोले? आयनिक यौगिक के बीच, कणों के बीच आयनिक यौगिक है, तो यौगिक तो कण से मिलकर बना है ना, दो या दो से अधिक कण मिलता है तो यौगिक बनता है। आयनिक यौगिकों के कणों के बीच क्या रहता है? कूलॉम्स आकर्षण बल। आकर्षण मैंने अपनी ओर खींचना, तो जो जैसे ई है सब कण और सब ऐसा के बन गए, तो एक बीच कूलॉम्स का आकर्षण बल लगा रहता है, जो इसको गलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, बहुत अधिक, इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसी को आयनिक यौगिक का गलनांक कहते हैं। फिर से, आयनिक यौगिकों के गलनांक के बीच कूलॉम्स आकर्षण बल रहता है, उसको गलाने के लिए अधिक ऊर्जा, जैसे जो ज्यादा कड़ा रहेगा तो उसको गलाने में ज्यादा लगेगा कि नहीं, उसको गलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे आयनिक यौगिक का गलनांक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आज की क्लास यही समाप्त हो जाएगी।